बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। दो अहम एस्पेक्ट हैं आज प्रोग्राम के अंदर जिनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जनाब इमरान खान आज तशरीफ़ ले गए, अदालत के अंदर उनकी पेशी थी, उनको बुलाया गया, अदालत की तरफ से तलब किया गया था। लेकिन इमरान खान साहब का एक वतीरा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, बेशक इमरान खान साहब मुल्क के मकबूल तरीन लीडर्स हैं, लीडरों में उनका शुमार होता है, उनकी जमात बहुत बड़ी है, मकबूलियत उनको हासिल है, सब कुछ है। लेकिन इमरान खान साहब को पिछले कुछ अरसे के अंदर ख़ास तौर पर जब से वो हुकूमत से अलहदा हुए, एक लाइसेंस मिला, उन्होंने अपने ऊपर किसी भी तरह का अगर हमला हुआ या किसी तरह का अटैक हुआ, उसकी सारी जिम्मेदारी रियासती इदारों पर डाली। यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो वज़ीर-ए-आज़म या वफाकी वज़रा, सियासतदान तो वैसे ही वल्नरेबल होता है, उस पर जितनी मर्जी आप इल्ज़ाम तराशी कर लीजिए, वो तो बड़ा आसान है। लेकिन अस्करी इदारों के ऊपर, वहाँ पर सर्विंग डेकोरेटेड अफसरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, ये इमरान खान साहब को बहसीत एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म सूट नहीं करता था। लेकिन इमरान खान साहब ने ये किया। आप ये देखिए कि इमरान खान साहब ने अब अपनी, जब से वो निकले और अपनी हुकूमत उनकी गई तहरीक अदम एतमाद के बाद, उसके बाद से लेकर अब तक मुतअद्दिद दफ़ा वो यही बात करते रहे हैं कि मुझे मारने की कोशिश की जाएगी। 3 लोगों का वो जिक्र करते हैं, एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर का वो जिक्र करते हैं, बार बार करते हैं और बार बार उनको इस हवाले से वजाहत भी दी जाती रही है। इमरान खान साहब अभी रिसेंटली जब वो इंटरव्यूज़ दे रहे थे अपने ऊपर कातिलाना हमले के बाद, उसके बाद भी जहाँ तक उनको प्रोटेक्शन भी मिली है, उनके साथ इस वक्त जो सिक्योरिटी है वो भी बड़ी एनहांस सिक्योरिटी है जो उनको प्रोवाइड की जाती है और प्रोवाइड करनी चाहिए। इमरान खान साहब की जान को बिल्कुल ख़तरा है। हुकूमत मुतअद्दिद दफ़ा कह चुकी है कि दहशतगर्दों से भी उनको ख़तरा है। लेकिन इमरान खान साहब को बहसीत एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म अगर सिक्योरिटी रियासत दे रही है तो ये बिल्कुल ठीक कर रही है। लेकिन इमरान खान साहब का वतीरा बहसीत एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के वो नहीं है जो कि होना चाहिए। अब भी वो, अब से कुछ अर्सा पहले वो क्या कहते रहे हैं अपने ऊपर जो ख़तरात हैं उनकी जान को लाग, उस हवाले से ज़रा सुनिएगा। क्या हम कोई दुश्मन है मुल्क के? ये जो चोर ऊपर बैठा दिए हैं उनके लिए खड़े होकर और हमारे जैसे लोगों के ऊपर इस तरह का बर्ताव करते हैं, ये तो अपने मुल्क में नफरतें फैला रहे हैं, अपनी सबसे बड़ी पार्टी को अपने इदारे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। यही इस पाकिस्तान में हुआ था। फ़ौज की जानिब से मुतअद्दिद दफ़ा ये कहा जाता रहा है, अभी रिसेंटली भी DG-ISPR ने कहा कि वो तमाम सियासी जमातों का एहतराम करते हैं। इमरान खान साहब का एक हिस्ट्री रही है, क्योंकि उनकी हुकूमत बाकायदा तौर पर साबिका इस्टेब्लिशमेंट ने ना सिर्फ बनाई बल्कि चलाई भी। लेकिन इमरान खान साहब जब इक़्तिदार से अलहदा हुए तो वो उस इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो गए और फिर अमेरिकन वो साइफ़र से लेकर कहाँ कहाँ तक मामला गया। और जब जनरल बाजवा अपने ओहदे पर ना रहे तो अब इमरान खान साहब के निशाने पर हैं और हर जगह हर बात के लिए वो उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। इस हवाले से DG-ISPR ने रिसेंटली एक प्रेस ब्रीफिंग दी जिसमें बड़ा क्लियरली एक मैसेज दिया गया तमाम सियासी जमातों के लिए। वो क्या था, जरा सुनिए। हमारे लिए तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें काबिले एहतराम। आप भी ये नहीं चाहेंगे, फौज पाकिस्तान भी नहीं ये चाहेंगी कि वो किसी एक खास सियासी सोच या खास सियासी जाविये, नजरिए या जमात की तरफ राग़िब हो। फौज पाकिस्तान का और जो भी हुकूमत पाकिस्तान होती है उसका आपस में एक गैर सियासी आईनी रिश्ता होता है और आइन के मुताबिक रहेगा। उस गैर सियासी रिश्ते को सियासी रंग देना मुनासिब बात नहीं। इमरान खान साहब ने, ज़ाहिर बात है जब इस तरह की गुफ्तगू कैटेगोरिकल होती रही है, वजाहत भी आती रही है, इमरान खान साहब को अब सिक्योरिटी भी उनको मिली हुई है, लेकिन जब वो ये बात बार बार करेंगे तो कोई और मुल्क के अवाम को अपने इदारे के ख़िलाफ़ खड़ा न करे। इमरान खान साहब ख़ुद ऐसे बयानात देकर ऐसा माहौल ख़ुद भी पैदा कर रहे हैं। अब आज जब वो तशरीफ़ ले जा रहे थे पेशी के लिए तो उन्होंने क्या फरमाया, आप खुद। 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की है, ये जिसको हम कहते हैं। एक दफा वजीराबाद, दूसरी दफा 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। और अब मुराद सईद के ऊपर भी ये की वजह से अब ये पीछे होगा अगर मुराद सईद को कुछ हुआ। तो मैं ये वाजे करना चाहता हूँ कि अगर मुझे कुछ हुआ इसके पीछे ये होगा। वो बताते हैं कि जी इनकी कोई बैरूनी एजेंसी से खतरा है, मुझे किसी से खतरा नहीं, मुझे इस आदमी से खतरा है और जो भी इसके साथ है।
देखिए, दुश्मन एजेंसी तो अपनी जगह, लेकिन अगर आप खुद मुल्क के जो दिफा के इदारे हैं, मुल्क के इंटेलिजेंस के इदारे हैं, प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, जब आप उसके ऊपर, उसके अफसरान के ऊपर और डेकोरेटेड अफसरान के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाएंगे तो अवाम में अपने इदारों के खिलाफ नफरत का बीज आप बदकिस्मती से खुद बो रहे हैं। इमरान खान साहब ने ऐसा क्यों किया और वो ये क्यों कर रहे हैं? बहसीत, मैं दोबारा कहूँगा, बहसीत एक साबिक वज़ीर आज़म को ये बातें कहती अच्छी नहीं लगती, और ख़ास तौर पर वो वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म जो ये आप कहते हैं कि उनकी जमात सबसे ज़्यादा मकबूल है, और उसका टेस्टमेंट भी हमारे सामने है कि उन्होंने बाई इलेक्शंस जीते, बड़ी तादाद में जीते, और अब वो ये कह रहे हैं कि हम दोबारा इलेक्शन होंगे तो फिर हुकूमत बनाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब मैसेज क्या दे रहे हैं और अपने अवाम को, अपने लोगों को, कि वो पाकिस्तान के दिफाई इदारों के हवाले से क्या मौक़िफ़ बनाएं, क्या समझें, और किस तरह का तख़य्युल जो है वो ज़हन के अंदर उनके हो। अब इमरान खान साहब का एक और एस्पेक्ट जो कि उनकी शख्सियत के साथ जुड़ा हो, वो ये कि जब बाकी लोगों के साथ वो मामलात आए तो इमरान खान साहब ने उनके हवाले से बड़ी तनकीद की, और वो तनकीद क्या थी? देखिए, मैं बहसीत एक पाकिस्तानी, बहसीत एक इंसान समझता हूँ कि कभी भी किसी की बीमारी के ऊपर तंज नहीं करना चाहिए, लेकिन आज जो सूरत हाल, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए इमरान खान साहब को, जो मैंने देखी, उससे मुझे ये इस बात का एहसास ज़रूर हुआ कि आप किसी पर भी अगर तंज कीजिए या किसी को बुरा भला कहें, किसी की तज़हीक कीजिए, किसी का मजाक उड़ाइए, इट कम्स बैक टू हॉन्ट यू, यू नो व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, ये वापस आता है। इसे आप कुछ कोई नाम दे दीजिए। अब माजी में जो इमरान खान साहब समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त कहते रहे हैं सियासी रहनुमाओं के हवाले से उनकी बीमारी को लेकर, वो क्या है? ये तारीख का हिस्सा है, इसे आप ज़रूर देखिए। जरदारी का भी मैं देख रहा हूँ, वो जेल में जाता है, अस्पताल चला जाता है, सारा टाइम अस्पताल में गुजार लेता है। ये इख्तदार में हो तो बड़े फिट होते हैं, इख्तदार से उतरते हैं तो इनकी बीमारियां जन्म पा जाती हैं। जब मैंने नवाज शरीफ को जहाज पे चढ़ते देखा तो मैंने वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट अपने सामने रख ली। उसमें तो कहा था कि मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त मर सकता है, हार्ट भी बुरा है, किडनी भी बुरी है, डायबिटीज भी है, प्लेटलेट्स भी बुरे हैं। आपने ये तमाम मौक़िफ़ सुना। अब जो इमरान खान साहब की आज कैफियत थी, वो तशरीफ़ ले जा रहे थे, बदकिस्मती से वो व्हील चेयर पर जा रहे थे कि उन्होंने खुद फरमाया कि उनको उनकी टांग में सूजन है। तो इससे कम से कम यही सबक मिलता है कि अगर कोई बीमार है या किसी के साथ कोई मसला दरपेश है तो उसका मजाक ना उड़ाइए। वक्त का कुछ पता नहीं होता, ये इम्तहान अपनी ज़ात के ऊपर भी आ जाता है, लिहाजा इसको उस हवाले से देखने की ज़रूरत है। जो बातें हमारे सामने हो चुकी वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है, लेकिन एक दिलचस्प एलिमेंट ये भी है कि इमरान खान साहब जब आज तशरीफ़ ले गए तो ये भी मुसल्लमा उसूल है कि जो कोई एक्यूज़्ड हो उसके हवाले से अगर कोई जो मेडिकल रिपोर्ट है बनाई जाती है या बनती है तो वो किसी हुकूमती अस्पताल से बनती है, रियासत के अस्पताल से बनती है, बाकायदा तौर पर वेरीफाइबल होती है। प्राइवेट अस्पतालों की रिपोर्ट्स को अदालतें एक्सेप्ट नहीं करती। इमरान खान साहब बहरहाल तशरीफ़ ले गए और उनके अपने अस्पताल यानी शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल की रिपोर्ट थी जो कि अदालत के अंदर पेश की गई। उसका फेट क्या हुआ ये भी हम आज प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात ये कि जहां तक इलेक्शंस का सिलसिला है वो अपनी जगह मौजूद है। अदालत ने आज भी अपने हुक्म में ये फरमाया कि 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म इन फील्ड है और उस पर अमल दरामद भी ज़रूरी है। सियासी जमातों ने डायलॉग किया तो ये उनकी अपनी काविश थी, अदालत ने किसी को डायरेक्ट नहीं किया था। बहरहाल अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर अब्बास साहब, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मज़हर साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब आबिद शेर अली साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आपका बहुत शुक्रिया आबिद शेर अली साहब। जनाब जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद है, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं। आज इमरान खान साहब जब तशरीफ़ ले गए अदालत के अंदर और जो वहाँ पर कार्रवाई हुई उसके हवाले से नाज़रीन को ज़रूर बताएंगे कि वहाँ पर खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसके हवाले से अदालत के अंदर क्या बहस हुई। जनाब रियाज फतेहाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, हल्के की सियासत करते हैं, हल्के का सेंटिमेंट भी जानते हैं। बहुत शुक्रिया फतेहाना साहब आपका भी। मैं सबसे पहले ज़रा जहांगीर जदून साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। अदालत के अंदर इमरान खान साहब आज तशरीफ़ ले गए, वो रिकॉर्ड रखा गया है अदालत के सामने, मेडिकल रिपोर्ट रखी गई। अब अदालत ने एक्सेप्ट किया होगा क्योंकि तासुर यही है, अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट उनकी एक्सेप्ट की, इसलिए तो फिर उनको बुरी ज़मानत मिली।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब बहुत शुक्रिया। देखें, इमरान खान की जो डेट थी वो कल जो गुजरा वो कल है वो थी। तो उस दिन के वकील साहब ने एक मेडिकल रिपोर्ट पेश की कि जी ये शौकत खानम की एक प्राइवेट डॉक्टर की और प्राइवेट हॉस्पिटल की के फिर मैंने उस पर ऑब्जेक्शन किया जी। मैंने कहा ये प्राइवेट मेडिकल रिपोर्ट जो है वो एविडेंस में या किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एडमिसिबल नहीं होती। तो उस पर फिर आज उन्होंने कहा जी, कल उन्होंने कहा जी आज जो है वो तशरीफ फरमाएं। तो आज वो तशरीफ फरमाए तो मैंने बेंच के सामने ये रिक्वेस्ट रखी कि आप इस मेडिकल रिपोर्ट को बेंच ने एक्सेप्ट किया या नहीं किया। तो बेंच ने कहा जी इसीलिए हमने उनको आज बुलाया था कि हमने इस मेडिकल रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। उसमें ये लिखा हुआ था कि 10 डेज बेड रेस्ट है इनकी। अब देखिए ना, मेडिकल को मैंने ये कैटेगोरिकली कहा जी मैं इस मेडिकल रिपोर्ट को चैलेंज करता हूँ और ये फेक मेडिकल रिपोर्ट है। फेक इसलिए है कि अगर ये मेडिकल रिपोर्ट नंबर 1 तमाम क्रिमिनल लॉयर्स इसको समझते हैं कि डिजिग्नेटेड डॉक्टर ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट देखे ना सरकारी हॉस्पिटल भी हो और उसके अंदर एक डिजिग्नेटेड डॉक्टर होता है जो मेडिकल रिपोर्ट देता है, उसको MLR कहते हैं, या एक मेडिकल सर्टिफिकेट देता है कि ये जो पेशेंट है या जो एक्यूज्ड है इज अनएबल टू ट्रैवल और अनएबल टू अटेंड एनी कोर्ट। तो इसमें इसका कोई जिक्र नहीं था कि जी उनकी क्या कहते हैं। मैंने कहा जी ये जो मेडिकल रिपोर्ट है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसके बाद फिर हमने एक ऑप्शन दिया जी कि जो भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी सरकारी हॉस्पिटल है ये मेडिकल बोर्ड हम बनाना चाहते हैं और उसके अंदर जिस डॉक्टर ने आज ये रिपोर्ट दी है ही मस्ट बी द मेंबर ऑफ दैट मेडिकल बोर्ड। उस मेडिकल बोर्ड में ये डॉक्टर साहब बैठ जाएं और मैं इनका जितना भी फिजिकल है और जितने भी इनका मेडिकल ट्रीटमेंट है उसका मुआयना करना चाहते हैं ताकि वंस फॉर ऑल पता चल जाए। क्योंकि अगर आज मेडिकल देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मुझे नोट करने वाली, अगर आज मेडिकल रिपोर्ट उनकी ये वाली कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है तो क्रिमिनल लॉ के अंदर एक प्रेसिडेंट बन जाता है जी। कोई भी एक्यूज जो है वो आके किसी भी प्राइवेट डॉक्टर का किसी भी प्राइवेट मेडिकल जो सर्टिफिकेट पेश करे तो कोर्ट को फिर एक्सेप्ट करना पड़ता। तो दूसरी बात यह है कि अगर इनका आज ये एक्सेप्ट हो जाता तो फिर जितने भी इनके क्रिमिनल ट्रायल है उसमें ये कहते हैं जी कि मेरा जो सर्टिफिकेट है शौकत खानम वाला वो वहाँ पे कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है, लिहाजा वो अपने डॉक्टर से किसी वक्त भी किसी मियाद का सर्टिफिकेट जो है बना के वो कोर्ट के अंदर बना या सच पेश कर सकते थे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर एडमिसिबल नहीं है। लिहाजा उनकी ये वाली रिपोर्ट जो है कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं की है और उनकी साथ जो आज पिटीशन थी वो डिस्पोज ऑफ कर दी। तो अब इनको फ्रेश मेडिकल रिपोर्ट जो आप बता रहे हैं कि हुकूमती एक डेजिग्नेटेड अस्पताल से या एक डेजिग्नेटेड डॉक्टर से, वो कब सबमिट करने का कहा गया अदालत की तरफ से? नहीं, वो उनको ये नहीं कहा गया कि आप सबमिट करें। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी चीज पर रिलाई करना चाहते हैं, हो सकता है कि आप बीमार हो या कोई आप किसी कोर्ट से एग्जामिशन लेना चाहते हैं ऑन मेडिकल ग्राउंड, तो you have to produce a medical certificate by a government hospital by the designated doctor of government hospital। तो वो तो ला इस तरह पुलिस रूल्स के अंदर प्रोविजन है और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है CRPC उसके अंदर भी है कि जब तक गवर्नमेंट की हॉस्पिटल नहीं भी उस पर जजमेंट भी आज होती है लाहौर हाई कोर्ट की कि उनके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मेडिकल बोर्ड भी होता है और वो डिजिग्नेटेड और नोटिफाइड बोर्ड होता है। उसके बगैर कोई जो है अदालत जो है वो MLR या मेडिकल सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं करती। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। फतियाना साहब हमारे साथ हैं जी। जी फतियाना साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी मरीज फरूख साहब। जी बहुत शुक्रिया फतियाना साहब। ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब आज तशरीफ ले गए अदालत के अंदर भी, ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं अदालत के एहतराम में वहाँ गया हूँ। अब जारी बात है मुतअद्दिद केसेस हैं इमरान खान साहब के खिलाफ जो कि चल रहे हैं और वो फरमा रहे हैं कि ये कोई डबल सेंचुरी होने वाली है उनके खिलाफ केसेस की। तो इमरान खान साहब यकीनी तौर पर अलील होंगे, इरादा रखते हैं वो कि वाकई किसी सरकारी अस्पताल से रिपोर्ट बनवा लें अपनी मेडिकल, ताकि ये भाम भी दूर हो जाए। जारी बात है एक ज़माने में आपकी जमात बहुत से लोगों का मजाक उड़ाती थी, आज इमरान खान साहब निशाने पर हैं, उनकी बीमारी का मजाक उड़ाया जा रहा है जो कि किसी भी सूरत में जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन अगर एक वेरीफाइबल मेडिकल रिपोर्ट बन जाए तो शायद ये हालात नहीं होंगे। देखें, जब हमें जरूरत महसूस होगी तो हम सरकारी अस्पताल से रब्ता करेंगे। अभी तो वो आज खुद गए हैं और कोर्ट के एहतराम में पेश हुए हैं, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इस मौके पर जब उनको जरूरत होगी तो ऑब्वियसली देखना चाहिए कि सरकारी अस्पताल किस हद तक इम्पार्शल हैं और किस हद तक वो दबाव से बाहर हैं। तो किस वक्त सारी हुकूमत, सारे रियासती इदारे, तमाम स्टेट ऑर्गन जो हैं वो अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं। जब ऐसे हालात हों, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हवा में उछाला जा रहा है और वो आर्टिकल 224 पर इलेक्शन की बात जब हुई किसी तस्लीम करने से इनकार किया, तो मेरा ख्याल है इन हालात में जब पाकिस्तान की रियासत की बुनियादें हिल गई हैं, आइन, कानून और अदालतों और इंसानी हकूक की, इसलिए इस दौर में कुछ भी हो सकता है। तो बाकी मैं जदून साहब का बहुत एहतराम करता हूँ, ज़ाती तौर पर कई दफ़ा मुलाकात रही है
ताक्यूज पे, लेकिन उनकी भी मजबूरी है कि वो वफाकी हुकूमत के नामजद एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं, तो ज़ाहिर गवर्नमेंट के करना फर्ज बनता है। लीगल बात की है। अच्छा नहीं, बट फतियाना साहब, जब मियां नवाज शरीफ साहब अलील थे तो एग्जैक्टली जो आपने फरमाया है अभी, यही आर्गूमेंट दिया जाता था उस वक्त आपकी हुकूमत की जानिब से, जब उनके जो मुआलिज थे वो कहते थे कि जी हमने बता दिया है अदालत को, या हमारे मेडिकल रिपोर्ट्स हैं मियां नवाज शरीफ साहब की शरीफ मेडिकल सिटी की, उसको आप कहते थे कि नहीं इसको तो कौन मानेगा, आप सरकारी अस्पताल में आए और वहां की रिपोर्ट्स को माना जाएगा। आज आप कह रहे हैं कि तमाम इदारे, तमाम रियासती मशीनरी प्रेशर में काम कर रही है। एक तो पहले ये बता दीजिएगा कि ये तमाम मशीनरी किसके प्रेशर में काम कर रही है। दूसरी ये कि आप थोड़ा सा मिसाल तब्दील कर लीजिए, आप ये कहिए कि भाई शौकत खानम के डॉक्टर्स भी उस मेडिकल बोर्ड का हिस्सा बने, हुकूमती अस्पताल हो लेकिन शौकत खानम के आपके डिपेंडेबल जो वालिद हैं इमरान खान साहब के, वो भी उस मेडिकल बोर्ड का हिस्सा बन जाएं और एक वेरीफाइबल इम्पार्शियल रिपोर्ट आप क्रिएट करवा लें। दूसरी बात यह है कि शौकत खानम हॉस्पिटल वाहिद हॉस्पिटल है प्राइवेट सेक्टर में पाकिस्तान का, जहाँ इमरान खान भी किसी की सिफारिश नहीं करते। कई लोग हमारे पास जाते हैं, इलाज करवाना है, दाखिला नहीं मिल रहा, तो हमें कहा जाता है कि आप मत सिफारिश करें। तो मेरा ख्याल इसमें तो वो हक सच के अलावा ये हॉस्पिटल कोई ऐसी रिपोर्ट तैयार ही नहीं करता किसी को खुश करने के लिए। ठीक है, तो ये सब आगे इस बात से अगर आप में भी किसी को प्रॉब्लम होगा तो आप महसूस करेंगे। अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह रहम करेगा। देखिए प्रेशर किसका है फतियाना साहब, आपने फरमाया तमाम हर बंदा प्रेशर में काम कर रहा है। जी मेरा ख्याल है पीडीएम की हुकूमत की तरफ मेरा इशारा है, और वो पीडीएम की हुकूमत किसी बात को मानने को तैयार ही नहीं है और सारी बातें हवा में उछाल रही है। इसलिए मैं, और बाकी ये है कि जब मोहतरम नवाज शरीफ साहब, जिनका मैं एहतराम करता हूँ, जब उनको भिजवाया गया मुल्क से बाहर, तो मेडिकल रिपोर्ट को वफाकी हुकूमत ने तस्लीम किया था, और बल्कि काबीना में भी डिस्कस हुआ और सब ने उनकी जिंदगी और सेहत के लिए दुआ की थी। तमाम इख्तिलाफात अपनी जगह पे, हम न से खेलते हैं, न किसी की सेहत से, न कभी किसी का मजाक उड़ाते हैं, और जब भी किसी ने कोई बात का और मैफिल से बढ़कर नहीं, आपकी जात तक तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है फतियाना साहब, आप बड़ी बाइज्जत शख्सियत हैं, आपने तो कभी किसी की तज़हीक नहीं की, लेकिन आपके बहुत से कोलीग्स ने की, ये तो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है ना सर। वो सारी जमातों में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो कि बात का जज्बाती हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पे, लेकिन हमें एहतराम का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मतलब आप कहते हैं, दूसरे आपने फरमाया कि जब इमरान खान साहब को जरूरत होगी तब वो हुकूमती अस्पताल चले जाएंगे। अब आबिद शेर अली साहब जरूरत होगी तो वो चले जाएंगे, और वो फरमा रहे हैं फतियाना साहब जो कि दुरुस्त, वो कहते हैं कि बड़ा क्रेडिबल अस्पताल है शौकत खानम, लीगल रिक्वायरमेंट और हो ठीक है, उसकी बात अपनी जगह अदालत ने ऑल्दो वो मेडिकल रिपोर्ट बकौल जदून साहब के नहीं तस्लीम की, लेकिन पूरा आप लोगों का प्रेशर बहुत है हर हुकूमती अस्पताल पर, हर रियासती इदारे के ऊपर, लिहाजा फतियाना साहब को भी ये शक है कि आप वहां पर भी डंडी मार जाएंगे और उनकी मेडिकल रिपोर्ट को भी कुछ उसके साथ हेरा फेरी करवा देंगे। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, ये सही कहा कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो ये चीज़ें किसी से ढकी छुपी नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में आपने जो अभी बात की, रियाज फतियाना साहब का बेहद एहतराम है, हम ये 2 दहाई मुस्लिम लीग नून का भी हिस्सा रहे, मेरे वालिद साहब के भी ये दोस्त हैं, मुझे बेहद एहतराम है इनका। तो चीज़ें इख्तलाफात होती रहती हैं, लेकिन जो उस वक्त के जो मुंह फट लोग थे, फवाद चौधरी के बयानात ले लें, उनकी पूरी कैबिनेट के बयानात ले लें, कलसूम नवाज शरीफ साहिबा से लेकर उनकी वालदा, फिर उनके मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो घटिया ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया वो नाकाबिल बर्दाश्त था। और उस वक्त कहा कि जी हम शरीफ मेडिकल, आप देखें स्टेट ऑफ द आर्ट वो हॉस्पिटल है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पाकिस्तान की जदीद तरीन सहूलतें मुहैया हैं, इत्तेफाक हॉस्पिटल में देख लें, रन करते हैं शरीफ फैमिली सारी ये हॉस्पिटल्स को। बात ये है कि जब आप जलसा करते हैं चंद रोज़ पहले, तो आप ट्रक के ऊपर उसी टांग के साथ खड़े होकर भाषण देते हैं, तकरीर करते हैं, स्टेट को गालियाँ देते हैं, फ़ौज को गालियाँ देते हैं, फ़ौज के सरबराहान को गालियाँ देते हैं, सियासतदानों को गालियाँ देते हैं,
और पार्लियामान को गालियां देते हैं, तो उस वक्त आपकी टांग भी ठीक होती है, उस वक्त कोई मेडिकल बोर्ड भी नहीं बनता। और जब आपको अदालत उज़्मा कहती है कि भाई हम आपकी बेल कैंसिल कर देंगे, उस वक्त मेडिकल बोर्ड भी बन जाता है, वो रिपोर्ट भी पेश आती है। आप तो कानूनदान हैं माशाल्लाह, आप बैरिस्टर भी हैं मुनीफ फारूक साहब, आप अच्छी कानूनी तौर पे इसको जानते हैं कि ये सब ऐसे टैक्टिक्स है कि आप अपने जो ऊपर चार्ज फ्रेम होना है, जो आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं, और ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, इसको आप डिले करने के लिए करते हैं कि आपके ऊपर वो फॉरेन फंडिंग का केस है, आपके ऊपर तोशा खाना, आपके ऊपर चार्ज फ्रेम होना है, जिसके लिए आप भागते फिरते हैं। आप तो यही अदालतें हैं जो नवाज शरीफ को कहती थी 1 घंटे में घसीट के ले आए। तो ये इमरान खान के लिए ये कौन सी ऐसी सहूलतकारी है कि जी हम इमरान खान साहब को 1 दिन और दे देते हैं, 2 दिन और दे देते हैं, 3 दिन और दे देते हैं। आबिद भाई, आपने 200 केस वो कहते हैं मेरे पे बना दिए, और आप उनको डर है, मैं कहता हूं आप उनकी मेडिकल रिपोर्ट के साथ नहीं कर लेंगे कुछ, आप मेरी पहुंचाएंगे। मेरे भाई, बड़े अदब और एहतराम से आपको दरख्वास्त करूंगा, वो 200 केस जरा मैं आपको चैलेंज करता हूं, पूरी पीटीआई को चैलेंज करता हूं। मैं आपके टीवी पे वो 200 मुकदमात हो, 150 मुकदमात हो, चले 100 ही मुकदमात हो, उसकी डिटेल शेयर कर दें आपके पास, मैं आपसे माफी मांग लूं। अच्छा, मैं आपको जमाती तौर पे आपसे माफी मांग लूंगा। ये झूठ बोलते हैं, और झूठ के अलावा ये कोई चीज नहीं है। मेरी आपसे यही गुजारिश है, अदालत से भी कहूंगा, जो जहांगीर जदून साहब ने कहा है, आप मेडिकल बोर्ड तश्कील दें। आप शौकत खान, नवाज शरीफ के बोर्ड के अंदर शौकत खानम के भी हॉस्पिटल थे और के डॉक्टर्स थे, उनकी जो हेल्थ मिनिस्टर थी वो खातून जो लाहौर से थी, वो भी उस बोर्ड का हिस्सा थी। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, अपनी मर्जी का बोर्ड तश्कील दिया, हमने ये कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं किया। तो ये ऑप्शन है कि आप उस शौकत खानम का भी एक डॉक्टर लेने जिसने ये मेडिकल रिपोर्ट तैयार की है, बाकी जो क्रेडिबल डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर मुश्तमिल एक कमेटी बनाकर आप बोर्ड तश्कील बनाकर फैसला कर दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आगे भी 200 झूठ बोले इमरान खान ने, कौन सी क़यामत आ गई? 201 झूठ हो जाएंगे तो कौन सी ऐसी कोई नई बात हो जाएगी? 121 के करीब मुकदमात का रिकॉर्ड तो खैर अदालत में पेश भी हुआ, लेकिन आप कहते हैं कि अगर इतने मुकदमात हैं तो आप माफी मांग लेंगे। अब इमरान खान साहब ने खुद कितने मुकदमों में वो नामजद हैं, उनकी जमात के अरकान कितने नामजद हैं, वर्कर्स के खिलाफ कितने मुकदमे हुए, लेकिन एक बात तो फैक्ट है कि जहां मुकदमे में शुमार हो रहे हैं वहां इमरान खान साहब को जमानतें भी मिल रही हैं और ये भी उनको रिलीफ दी जा रही हैं। और मुनीफ फारूक साहब, हमें तो साल साल हमारी तो बेल एप्लीकेशन नहीं सुनी जाती थी, हमारी जो एप्लीकेशन आती थी उसको साइड पर रख दिया जाता था, ये आपको भी पता है। लेकिन हमने उन चीज़ों को बर्दाश्त किया, हमने फेस किया, लेकिन अपने मोहसिन कशी नहीं की। जो आजकल आप देख रहे हैं, आपने सही कहा था कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो जिसने हमारे साथ किया उन सब ने भुगता। जिसने भी आप ना कीजिए ना, आप ना करिएगा किसी के साथ, ये ना आप लोगों को दोबारा भुगतना पड़ जाए, आप ना किसी के साथ कुछ ज्यादती कीजिएगा, ये ना हो दोबारा आपकी भरपाई का वक्त आ जाए। बहुत मरतबा भुगता है, मुशर्रफ की तरफ बहुत दफा भी नहीं, बट मैं मदद साहब को इंक्लूड कर लूं। मदद साहब, गुजारिश है सर कि आपने पाकिस्तान में सियासी तारीख भी देखी, सियासी नौयत के मुकदमात भी देखे, सिर्फ फर्क क्या है? एक फैक्ट तो है, इमरान खान साहब जब ये कहते हैं कि ये मुझे केसों में उलझा रहे हैं, मुझे फारिग करना चाहते हैं, कत्ल की बात भी वो करने से नहीं घबराते, और वो कहते हैं कि कत्ल भी करना है तो मुझे रियासती इदारे के किसी शख्सियत ने करवाना है, और उन्होंने पहले भी 2 दफ़ा मुझे कत्ल करवाने की कोशिश की। कितनी डैमेजिंग है ये बात बहसियत एक साबिक वज़ीर आज़म की, अगर वो बार बार एक ही बात को दोहराते हैं? मदद साहब, देखिए मुनीब, पहली चीज़ तो ये है कि तमाशा लगा हुआ है हर तरफ। आप पार्लियामेंट देख लें, बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट में भी हमें ये नज़र आता है, हर तरफ आप सियासी क़ुव्वतों को देख लें, एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है, बात करती हैं तो कोई नतीजा नहीं निकलता। तो एक अफरा तफरी है, और एक ऐसे मुल्क में ये अफरा तफरी मची हुई है कि जो मुल्क माशी तौर पे बिल्कुल तकरीबन कोलैप्स होता जा रहा है, और आगे भी हमें कोई बेहतरी की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही माशी तौर पे। वहाँ आप देखें कि कहीं इंस्टीट्यूशनल क्लैश नज़र आता है,
कहीं पॉलिटिकल क्लैश नज़र आता है। पार्लियामेंट की एक लैंग्वेज है, सुप्रीम कोर्ट की दूसरी लैंग्वेज है, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसका रोल एक अजीब सा रोल नज़र आ रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम एक ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल से गुजर रहे हैं कि जिसका कोई हमें एंड नज़र नहीं आ रहा। कहीं आपको सिल्वर लाइनिंग नज़र नहीं आ रही, कहीं आपको लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नज़र नहीं आ रही। अब यहाँ केसेस उठा लें आप, बदकिस्मती से आज से नहीं हमेशा से ये रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है वो अपोजिशन के खिलाफ केसेस बनाती है और ऐसे सेक्शंस लगाती है जो सेक्शंस कल जाके उसके गले भी पड़ते हैं। ठीक, आप देख लें कि हमारी जो आज गवर्नमेंट है, जो आज मुकदमात पीटीआई पे लगी है, पीटीआई की जब गवर्नमेंट थी वही मुकदमात वो पीएमएलएन पे लगाते थे। ठीक, यही आप मेरिट ऑफ द उसमें आज देख लें आप, आज क्या हुआ अली अमीन गंडापुर के केस में जी कोर्ट ने बरी कर दिया बिल्कुल। मतलब एक आदमी किस सूबे का है, वहाँ यहाँ आया नहीं, यहाँ आप मुकदमा कायम कर लेते हैं कभी किसी, और यही साइकिल हमने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में चलते हुए देखा है। एग्जैक्टली पुलिस का जो बिहेवियर होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है जैसा चौधरी परवेज इलाही के घर में हो। यही बिहेवियर आपको लगेगा जब मरियम नवाज के होटल पे कमरे पे छापा मारा गया, यही बिहेवियर आपको चौधरी परवेज इलाही। तो हमारी गवर्नमेंट सीखती नहीं है और ऐसा लग रहा है। अब देखें इस वक्त ये है स्क्रीन का ज़माना। इमरान खान पे आप मुकदमात कायम करते रहें, इमरान खान को आप अदालतों में पेश करते रहें, इमरान खान कभी व्हील चेयर पर आएंगे, कभी किसी तरीके से आएंगे, वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में कामयाब हो जाते हैं। एक पॉलिटिशियन है, उनकी बड़ी पार्टी है, वो एक पॉलिटिकल वो इससे एडवांटेज उठा रहे हैं जो गवर्नमेंट नहीं समझ पा रही। फर्ज करें इमरान खान अपने ऊपर जितना सीरियस चार्जेस लगा रहे हैं, जो है कि उनको मारने की कोशिश की जा रही है, अब तक गवर्नमेंट ने कोई कमीशन क्यों नहीं सेटअप किया? अब तक कोई ऐसा इंडिपेंडेंट कमीशन, जुडिशल कमीशन सेट करें कि इमरान खान का बयान रिकॉर्ड करे वो कमीशन, उनसे पूछे कि उनको क्यों ये थ्रेट्स फील हो रहे हैं, उन्हें कहाँ से ये थ्रेट फील हो रहे हैं, उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। आसिफ अली जरदारी के हवाले से आसिफ अली जरदारी ने कहाँ पैसे डिलीवर किए, किसको पैसे डिलीवर किए, सब बातें वो हैं जो वो कहते रहे हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन गवर्नमेंट की सतह पे ना वो इमरान खान की एफआईआर काटने को तैयार हैं, ठीक है, ना वो खुद कमीशन बना रहे हैं। तो इमरान खान तो उस चीज से खेल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। खुदा ना खास्ता मुनीब, अगर कोई एक वाकया हो जाता है तो दिस गवर्नमेंट विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी। एक वापस आ रहे हैं मैं जहांगीर जदून साहब के पास, अब क्योंकि मामला अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत है। अदालत ने फरमाया है आज भी अपने हुक्मनामे में कि हमारा 14 मई को पोलिंग का फैसला बरकरार है और पंजाब में वो पोलिंग होनी है। गो कि इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए कि फंड्स मिले नहीं, कैसे मुमकिन है, नामुमकिन नज़र आता है। लेकिन अदालत ऐसी सूरत में किसको जिम्मेदार ठहरा सकती है, इसके ऊपर हम जहांगीर जदून साहब से भी तबसरा लेंगे। एक मुख्तसर सा ब्रेक, जब वापस आ रहे हैं। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहांगीर जदून साहब, देखिए अदालत का हुक्म अपनी जगह मौजूद है। आज भी वफाकी वज़ीर कानून कहते हैं कि हम 3-2 का फैसला नहीं मानते हैं, हम 4-3 का मानते हैं। उनके कहने से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अदालत ने तो अपना फैसला सुना दिया। बट सवाल ये है कि अली ज़फ़र साहब ने कुछ देर पहले फरमाया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, सीनियर कानूनदान। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ तो वज़ीर आज़म और काबीना दोनों कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आ जाएंगे और दोनों पर इसका असर पड़ेगा। क्या ऐसी सूरत हाल में जहां बेंच की तश्कील के ऊपर बहुत सवालात होते हैं, बेंचेस के हवाले से बहुत मामलात होते हैं, उन पर तनकीद होती है, कंट्रोवर्सी पूरी घेरे में लिए हुए है पूरी सुप्रीम कोर्ट को, वहां अगर वज़ीर आज़म या काबीना के खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स का आगाज़ होता है, उसको किस तरह से लिया जाएगा? जी बिस्मिल्लाह। देखें मुनीब भाई, बात यह कि जो लास्ट ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, जो उन्होंने कहा था स्टेट बैंकों के आप इनको पैसे एलोकेट करें, तो उसी उसी पैरा के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था कि आपको पोस्ट फैक्टर जो है पार्लियामेंट इसकी अप्रूवल देगी। जो आर्टिकल 84 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा हुआ है कि जो भी सप्लीमेंटल ग्रांट होगी
उसमें आपने पोस्ट फैक्टो अप्रूवल देनी है पार्लियामेंट से। अब पार्लियामेंट जब अप्रूवल नहीं देगी तो इसमें कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर का क्या उसमें अमल दखल है? कैबिनेट में ये क्वेश्चन रखा गया और प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे थे कैबिनेट को, उन्होंने ये कायमा कमेटी फाइनेंस के हवाले की कि आप इसको देखें और पार्लियामेंट के सामने पेश करें। अब कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर ने तो कोई डिफाइंस नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, क्योंकि उन्होंने कहा जी अगर पार्लियामेंट इसको इंडोर्स करती है, पार्लियामेंट सप्लीमेंट ग्रांट देती है इलेक्शन के लिए, क्योंकि बजट एलोकेशन जब होती है तो पता होता है कि कब इलेक्शन होंगे, क्योंकि इस बजट में ये कोई फोर्सी नहीं कर रहा था कि सब्जेक्ट डिजार्व हो जाएंगी। ये मैं आपको बिल्कुल लीगल क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो उन्होंने पैसे नहीं रखे। अब पार्लियामेंट चाहे वो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की जो इंटेंशन है, वो गवर्नमेंट चाहती है एक दिन इलेक्शन हो, तो उसमें गवर्नमेंट ने कैबिनेट ने इसमें कह दिया कि आप पैसे एलोकेट करें। अब पार्लियामेंट में जो है पीडीएम की तमाम जमातें शामिल है, इस तरह कैबिनेट के अंदर भी तमाम पीडीएम के मेंबर शामिल है। अगर पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं देती तो इसमें कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर पर बिल्कुल कोई कंटेम्प्ट नहीं बनती। हाँ, अगर पार्लियामेंट पे कोई बनती है तो पार्लियामेंट पे लगा लें, मेरे ख्याल में पार्लियामेंट नहीं बनती। और सुप्रीम कोर्ट को देखें ना, आप पंजाब तो 1973 का जो दस्तूर है वो सिर्फ पंजाब पे एप्लीकेबल है, क्या वो केपीके पे एप्लीकेबल नहीं है? केपीके का केस जो है वहां पे छोड़ दिया है और पंजाब पे फोकस कर लिया है। इस तरह तो नहीं होता, एक ही तराजू पे दो सूबों के अलग अलग केस नहीं हो सकते। अब आप देखिए, आप मुझे बताएं कि 14 मई को इलेक्शन हो सकते हैं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई बैलेट पेपर नहीं छपा है। बिल्कुल, लेकिन इसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा, यही सवाल है। मैं जहांगीर जिदून साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, मैं वापस आता हूँ आबिद शेर अली साहब के पास, रियाज फतेह और मदर अब्बास साहब के पास, क्योंकि अब अदालत के सामने भी ऑप्शंस लिमिटेड हैं। अदालत ने वक्त भी दिया, नेगोशिएशंस का टाइम भी दिया गया, गो कि अदालत ने फरमाया कि हमने नहीं कहा कि आप नेगोशिएशंस कीजिए, लेकिन अगर आप 20 अप्रैल का ऑर्डर भी पढ़िए, अदालत ने रिकग्नाइज किया इस बात को कि सियासी जमातें नेगोशिएशंस कर रही हैं, और फिर वक्त भी आया, फिर ईद का वक्त भी बीच में गुजरा। एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। रियाज फताना साहब, आपकी नज़र में मुज़ाकरात भी हो गए, गुंजाइश निकली ना निकली, जमातें कम अज़ कम इस बात पर इत्तफाक हुआ कि एक दिन इंतखाबात करवाए जाएं, तारीख के ऊपर जारी बात है कंसेंसस नहीं बना। अब आपकी जमात की मर्जी मंशा क्या है, क्योंकि अब 14 मई को तो इलेक्शन पंजाब के अंदर होना नामुमकिन नजर आता है। आपके लिए क्या अदालत से क्या उम्मीद है आपको कि अदालत 14 मई को ही पंजाब में इंतखाबात करवाए, या अब आप समझते हैं कि कोई आगे भी थोड़ा मामला चला जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता? मनीफ फारूक साहब, मैं तजर्बा रखता हूँ पंजाब में, वजारत खजाना मेरे पास रही है, वफाक में पार्लिमानी अमूर और लॉ एंड जस्टिस का मैं चेयरमैन रहा हूँ। ये सारा मजाक पूरी कौम और अदालत के साथ हो रहा है। सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए कहाँ पार्लियामेंट की वोटिंग चाहिए? वो तो जब बजट पेश होगा, पहले मेन बजट पेश होगा जून में या मई में, जब भी गवर्नमेंट पेश करती है उसके बाद सप्लीमेंट्री बजट पेश होगा, तब वोटिंग की जरूरत है। अभी तो पार्लियामेंट से अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है। नंबर 550 अरब रुपया हुकूमत ऑलरेडी सप्लीमेंट्री ग्रांट के नाम पे खर्च कर चुकी है। कब उन्होंने पार्लियामेंट से उसकी मंजूरी दी है? ये प्रोसेस एंड पे होगा जब बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले ये जो गुड्डी गुड्डी खेल हो रही है, ये मजाक और धूल झोंकी जा रही है सुप्रीम कोर्ट की आंखों में। कतई तौर पर सुप्रीम कोर्ट से कभी पार्लियामेंट से इसकी मंजूरी की जरूरत ही नहीं। जब बजट पेश होगा और जब सप्लीमेंट्री बजट पेश होगा तब इसकी जरूरत होगी, नंबर 1। नंबर 2, कोई बाजार से जनाब सुपर मार्केट इस्लामाबाद या नारकली बाजार से नहीं खरीदना, ना किसी प्राइवेट आदमी से, सब कुछ सरकारी इदारों से लेन देन हो रहा है। प्रिंटिंग कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान बैलेट पेपर छापेगी, जिसको हमेशा पेमेंट कई महीने बाद होती है। नंबर 2, अमला ड्यूटी देगा, वो सरकारी मुलाजिम होते हैं, उनको भी बाद में पेमेंट हो जाती है। किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। जो कैश चाहिए इलेक्शन कमीशन को या कैश चाहिए किसी इदारे को, सिंपल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो सारा काम हो सकता है, ना चाहे तो 50 अरब उसकी जोड़ी में डाल दे तब भी नहीं होगा। ये सारा मजाक है, किसी पैसे की जरूरत नहीं है। जब गवर्नमेंट ने या सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी, अल्टीमेटली सबको पेमेंट हो जाएंगी, जून में नहीं होंगी, जुलाई में हो जाएगी, 10 में हो जाएगी, अगली गवर्नमेंट आके पेमेंट कर देगी। तो पैसे की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं रोका जा सकता। नंबर 2, आइन बड़ा वाज़ेह है। आइन का आर्टिकल 224 में 90 दिन में इलेक्शन होना था और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वजाहत करना थी, जो कि वजाहत कर चुकी है, फैसला दे चुकी है। इस पर अमल दरामद करना तमाम रियासी इदारों की बमा हुकूमत की जिम्मेदारी है और कंटेम्प्ट का कोर्ट में सारे घरों को भी जा सकते हैं और पाबंदी सलासल भी हो सकते हैं। नहीं, बट ये कंटेम्प्ट आपके नजदीक पार्लियामान ने रिजेक्ट किया है। पोस्ट फैक्टो अप्रूवल का तो जिक्र खुद अदालत ने अपने फैसले के अंदर लिखा था कि पोस्ट फैक्टो अप्रूवल आप ले लीजिएगा, लेकिन गुजारिश ये है कि आपको कौन घर जाता हुआ नजर आ रहा है, वज़ीर आज़म या काबीना? पार्लियामान के हवाले से तो कुछ नहीं हो सकता। फरूक साहब, मैंने अपने तजर्बे और अकल और दानिश और इल्म के मुताबिक कहा है कि अभी
पार्लियामेंट से वोटिंग और अप्रूवल की जरूरत नहीं है 21 अरब रुपए की। जब जून में बजट पेश होगा, जब 550 अरब रुपए हुकूमत अपनी मंजूर कराएगी सप्लीमेंट्री ग्रांट, तो वो 5.5 नहीं 650 अरब हो जाएगा। कौन सा इशू है? और सारे को उधार से काम चलाया जा सकता है। आखिरी बात ये करना चाहता हूँ कि बदकिस्मती से जो 3 हमारे स्टेट पिलर्स हैं, एक है लेजिस्लेटिव जिससे गवर्नमेंट जन्म लेती है, दूसरी एग्जेक्टिव जिसमें पुलिस और सरकारी सिविल इदारे हैं, थर्ड जुडिशरी। तो तीनों अपनी अपनी जगह पे बाख्तियार हैं और रियासती इदारे जो हैं स्पेशली पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वो किसी हुकूमत या सियासी जमात की मुलाजम नहीं है। हुकूमत और चीज होती है, रियासत और चीज होती है। ये सारे रियासत के इदारे हैं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, रियासती इदारे और उनके मुलाजम बरकरार रहते हैं। और ये बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है एस्टेब्लिशमेंट कोड में कि आप किसी भी हुकूमत के अफसर, वजीर या वज़ीर आज़म या वज़ीर आला की गैर कानूनी गैर आईनी हदायत पर अमल ना करें। ठीक है, आप उसको नोट कोट कर सकते हैं, समरी की शक्ल में उनको आप मुतला कर सकते हैं, जनाब आपके अहकामात गैर कानूनी गैर आईनी है। अभी तक कौन से इदारे ने आज तक समरी मूव की है वज़ीर आज़म को या वज़ीर आला को? नहीं, बट वज़ीर आज़म ने या काबीना ने रिजेक्ट नहीं किया, तो पार्लियामान ने किया, लेकिन अदालत ने लिख दिया था इस एक्सरसाइज की जरूरत नहीं थी। बट आबिद सैद अली साहब, इस चक्कर में तो देखिए अली जफर साहब कह रहे हैं वज़ीर आज़म काबीना सारे फारग हो सकते हैं, तो कोई कीमत चुकानी पड़ जाएगी आपको, हुकूमत को। बहुत मैं समझता हूँ कि रियाज फतियाना साहब अकाउंट कमेटी के भी रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, इनको पता मुख्तलिफ हेड्स होते हैं। जब बजट एलोकेट होता है, मैं भी पार्लियामेंट का उसी पार्लियामेंट का अल्हम्दुलिल्लाह 3 मरतबा रुकन रहा हूँ और चौथी मरतबा वो जो गेम चली तो उसमें हमें भी अगले दिन रिज़ल्ट रोक के मुनीफ फ़ारूक साहब, फैज़ हमीद साहब ने 400 वोट से हरा दिया हमें। चले कोई वो भी बात है, मुख्तलिफ हेड्स होते हैं। उस हेड्स के अंदर वो जो आप सप्लीमेंट्री ग्रांट अगर रियाज फतियाना साहब समझते हैं कि जो बजट जो पैसे खर्च किए हो, जिनको एलोकेट किया हो, उस मद में पैसे खर्च हो जाएं, तो वो फिर सप्लीमेंट्री ग्रांट में उसकी अप्रूवल ही पार्लियामेंट देती है। जब आप यस और नो देते हैं, उसमें भी बजट की जो सप्लीमेंट्री ग्रांट होती है उसकी अप्रूवल भी रियाज फतियाना साहब को पता है पार्लियामेंट देती है। अगर वो चीज़ नो और यस में वो काउंटडाउन कम हो जाए तो वो हुकूमत ही उठ जाती है। तो लिहाजा रियाज फतियाना साहब, मैं आपके रिकॉर्ड को दुरुस्त करना चाहता हूँ कि सप्लीमेंट की ग्रांट वो कोई वज़ीर आज़म जब सदर नहीं देता, वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही उसका इस्तेकाक है। उसकी मंजूरी पोस्ट फैक्टो भी वो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा उन्होंने नहीं दी अप्रूवल उसकी, क्योंकि ना हमें डेवलपमेंट के बजट मिल रहा है, किसी भी MNA MPs को कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे, जो मुल्क का सत्यानाश करके गए हैं। माजरत के साथ मैं रियाज फतियाना साहब को नहीं कह रहा है, इनकी हुकूमत करके गई है, IMF के साथ मुआहदे करके गई है। तो वो तमाम जो मामलात मुनीफ साहब करके गए हैं। जो एक और बात आपने रियाज फतियाना साहब, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, आप रियासती इदारों की बात कर रहे हैं, क्या इलेक्शन कमीशन रियासती इदारा नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन की डोमेन में सुप्रीम कोर्ट अमल दखल कर सकती है? क्या आप सुप्रीम कोर्ट उसको डायरेक्शन दे सकती है कि जब आप अपने लॉ, इसका मतलब आप उसकी ऑटोनॉमस को चैलेंज कर रहे हैं। आपने इलेक्शन कमीशन को जीरो कर दिया पकड़ के अपने उस कामात पे। मैं आपकी रियासती बात को भी चले एक सेकंड उस साइड पे कर दे। जब आपने फिर बेंच बना दिया, 4-3 का फैसला आता है और आप अपनी मर्जी से उन जजेस को फिर अपने बेंचेस से बाहर निकालते हैं, ये कैसा कानून है? ये मजाक है। फिर हर चीज से आप बात करें कि वो अदालत की बात ना आए तो कंटेम्प्ट में मारे जाए। जो पार्लियामेंट को मुंतखब करती है 22 करोड़ अवाम, 23 करोड़ अवाम, उनके वोटर्स सपोर्टर्स को आप एक कलम की जुम्बिश से कहते हैं घर चले जाए। नवाज शरीफ को आपने बाहर निकाल दिया, यूसुफ रजा गिलानी को आपने बाहर निकाल दिया, और आज पूरी पाकिस्तान की कौम खमियाजा भुगत रही है नवाज शरीफ को बाहर निकालने का पैनामा। वो अब आपका करप्शन का केस है, वो अब आपका सियासी मौक़िफ़। एक मिनट जी, वो एक नहीं, सियासी मौक़िफ़ नहीं है, मैंने आपको कानूनी मौक़िफ़ दिया है। ठीक है, आपका इतराज अपनी जगह मौजूद है, आपका इतराज अपनी जगह आबिद सलीम साहब मौजूद है, लेकिन फैक्ट ये है
कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो समाअत है, अदालत ने कह दिया, चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म फरमा दिया कि भाई 3-2 का फैसला ही है, वही है। अब वो जो 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो कहते रहे कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है ये वाला और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट वो है, वो जारी नहीं हुआ, उसके बारे में मैं और आप सिर्फ बहस कर सकते हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट के इसकी चीफ जस्टिस बट चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि हमारा फैसला मौजूद है 14 तारीख को सवाल है मेरा आपसे जी। एक सवाल ले लें मेरा, फारूक साहब मेरा एक सवाल ले लें। जब आप पार्लियामान को ये डायरेक्शन देते हैं कि पार्लियामान अपनी वो जो कार्रवाई है वो आप हमें भेजें, क्या वो जो आपने अभी फरमाया जो जस्टिस अतर मैनुल्लाह साहब ने कहा कि ऑर्डर ऑफ द डे था जो आना था वो और था और है, क्या इसका रिकॉर्ड नहीं आना चाहिए? क्या इस चीज की तहकीकात नहीं होनी चाहिए? बट ये 22 जो मदर अब्बास साहब ने कहा है कि एक सर्कस लगी हुई है, उस सर्कस में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा लगा। बट मदर साहब एक बात है सर, ये अब लफ्ज़ सर्कस है, अब रियासती इदारों के साथ लग गया है, लेकिन जिस तरीके से मेरे ख्याल में शायद तारीख आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, तनाव रहा है मुल्क के अंदर रियासती इदारों के अंदर, पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट में भी तनाव रहा है, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में भी तनाव रहा है, लेकिन ये एक नई तारीख रकम हो रही है, इसका मंतकी अंजाम आपको क्या नजर आ रहा है सर? मुनीब बहुत डिजास्टर लग रहा है। देखिए सीधी सी बात है, कल क्या होगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन, जाहिर है उन्होंने जब आज कोर्ट ऑर्डर जारी किया है उसमें वाज़े तौर पे लिखा है कि अगर मसला हल नहीं होता तो फिर 14 मई का फैसला तो बरकरार है। अब 14 मई के फैसले पे कल जो कुछ होगा वो देखना है कि 14 मई पे इन्फोर्स कैसे कराएंगे, वो थ्रू इलेक्शन कमीशन कराएंगे, कोई आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन पे जाएंगे। पीटीआई से ये कह सकते हैं कि जी आप जो जिस तरह गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रपोजल आई थी कि जी बजट के बाद असेंबलियाँ डिसॉल्व कर दें और अगस्त में इलेक्शन कराएंगे, ये भी पूछ सकते हैं कि भाई इस पर आ जाएं, हम इसमें रिलीफ दे सकते हैं। क्योंकि इलेक्शन देखिए फाइनेंसेस वगैरह जिस तरह भी रियाज फतियाना साहब कह रहे थे वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। इलेक्शन इस तरह मैनेज नहीं होता, इलेक्शन इस तरह बहुत मुश्किल होगा जहां इदारों में इस हद तक टकराव हो, गवर्नमेंट नज़र नहीं आ रही हो। चले अगर आप फ़र्ज़ करें काबीना के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो भी जाए, इस काबीना को जो है आप नाअहल कर भी दें, इनको हटा भी दें, एक नई काबीना खड़ी हो जाएगी, उसको कैसे रोकेंगे? पार्लियामेंट एक नई वो कर लेगी। तो मुझे कोई क्योंकि कहीं ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि जहां ये नज़र आ रहा हो कि नहीं कहीं कुछ चीज़ों को मसले को हल करने की कोशिश की जा रही है। एक अटैम्प्ट थी, वो अटैम्प्ट नहीं कामयाब हुई, होनी चाहिए थी कामयाब। मेरा ख्याल है पीटीआई ने जो 14 मई के मसले पर उसने बहुत रिजिड पोजीशन ले ली क्योंकि पीडीएम ने डिले कर दिया था। लेकिन अगर वो कहीं आ रहे थे, अगर फ़र्ज़ करें उन्होंने ये कह रहे थे कि हम बजट के फ़ौरन बाद असेंबलियाँ डिसॉल्व करने को तैयार हैं, एक कमिटमेंट दे रहे थे, उस कमिटमेंट को उनसे तहरीरी तौर पे लेकर सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया जाता। ये कमिटमेंट दे रहे हैं, इसहाक डार साहब को बुलाते, मालूम करते, क्योंकि पीटीआई को अल्टीमेटली अगर ये डिजास्टर होता है, अगर ये कोलैप्स होता है तो उसके सबसे बड़े लूजर जो हैं वो पीटीआई होगी, उसकी सबसे बड़ी लूजर पीटीआई होगी। सुप्रीम कोर्ट के कोई कल किस तरीके से उस सिचुएशन को इन्फोर्स करवा लेती है, इवन फर्ज करें जो कि बहुत मुश्किल लगता है, 14 मई को हो जाते हैं इलेक्शन, फिर क्या होगा? फिर क्या मसला हल हो जाएगा? कोई फिर क्या हम क्राइसिस से निकल आएंगे? बिल्कुल, उसके रिजल्ट के बड़े इश्यूज का भी अभी रहना है। बिल्कुल, पंजाब के रिजल्ट को भी कौन मानेगा? मुझे बहुत सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं लग रही, बिल्कुल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं लग रही और हालात कशीदा। मैं जनाब रियाज फतियाना साहब का, मदर अब्बास साहब का और आबिद सिर अली साहब का शुक्रिया अदा करना, जहांगीर जदून साहब ने हमारा साथ दिया। प्रोग्राम आपने देखा नहीं, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।